क्वार्टर टू के अंदर जो है वो नेक्स्ट जेएस पे फोकस किया था काफ़ी। उसके जो भी फीचर्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की है। आज कुछ और मज़ीद करते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि नेक्स्ट जेएस पे अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कुछ अभी मैं एआई की इंटीग्रेशन आपको हेल्प आउट करता हूँ कैसे नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं। उसके बाद हम काफ़ी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जानी चाहिए, और इवन हम मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, थोड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट को भी इसकी बेस पे ना। अ, थोड़ा सा बैकएंड कवर करना है नेक्स्ट में, तो और भी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी बिल्ड हो सकती है। अभी आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि एआई पावर्ड एप्लीकेशंस नेक्स्ट के अंदर कैसे बना सकते हैं, उस पर हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो उसके लिए हमें डेफ़िनेटली पहले एआई कैसे काम कर रही है और किस तरह चलती है, उस पे थोड़ा-सा उसको माइंड में क्लियर करना है, फिर हम उसको इंटीग्रेट भी कर पाएँगे। अच्छा, वेबसाइट 2 वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे एआई का काम हो रहा है। एक को हम बोलते हैं कैगल और दूसरे को बोलते हैं हगिंग फेस। अच्छा, ये कैगल और हगिंग फेस 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एआई का जो एआई में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है एआई के अंदर, वो सारा कैगल और हगिंग फेस के अंदर हमें मिल जाता है। जैसे लाइक कैगल के अंदर हमारे पास जो है कॉम्पिटिशन्स जो भी एआई में हो रहे हैं, हम उनको वॉच कर सकते हैं। डेटा सेट्स, मतलब जो एआई इज़ ऑल अबाउट डाटा, कि जितना हमारे पास किसी एक चीज़ में डाटा होता है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं विद हेल्प ऑफ मल्टीपल जो है वो लॉजिक्स। हम उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उससे फिर एक मॉडल बनता है। तो डाटा सेट एआई के पास बहुत ज़्यादा डाटा है, और उस डाटा को प्रोसेस करके जब हम एक मॉडल बनाते हैं, फिर वो हमें इंटेलिजेंट सॉल्यूशन देने लग जाता है। तो इस पे इसके ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा डाटा सेट अवेलेबल हैं, जैसे जॉब पोस्टिंग डाटा सेट, जॉब पोस्टिंग, वेजिटेबल प्राइसेस का डाटा सेट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बहुत ज़्यादा मल्टीपल कैटेगरीज में मिलियंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन्होंने डाटा सेट इकट्ठा किया हुआ है, और जो भी नए लोग डाटा सेट इकट्ठा करते हैं वो कैगल वगैरह पे अपलोड कर देते हैं। तो हमें डाटा सेट यहाँ से मिल सकता है। जो ऑलरेडी मॉडल्स बन चुके हैं, उन मॉडल्स की डॉक्यूमेंटेशन, उनको यूज़ कैसे करना है, वो भी कैटेगरीज वाइज हम मल्टीपल फ़िल्टर यहाँ कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। उसके बाद उन मॉडल को इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उसका कोड वगैरह भी यहाँ से मिल सकता है हमें। फिर कुछ डिस्कशन चल रही होती हैं, जिस तरह अ, कोई भी मॉडल के ऊपर या कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कोई भी पोस्ट कर सकता है रजिस्टर करके, लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं मल्टीपल कमेंट्स वगैरह के अंदर। तो जिस तरह कैगल एक वेबसाइट है जिसके अंदर काफ़ी मॉडल वगैरह, कंपटीशन, कोड डिस्कशंस, कोर्सेज अवेलेबल हैं, सेम इसी तरह की एक और वेबसाइट है डेट इज़ कॉल्ड हगिंग फेस। शायद हगिंग फेस जो है मोर अपडेटेड है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं जो कैगल मतलब कैगल से भी ज़्यादा एडवांस है। और इवन जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे ओपन एआई, फेसबुक, उनके उनका भी एआई का जो वर्क है वो हगिंग फेस के ऊपर अवेलेबल रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब जो भी फेसबुक अपने मॉडल बना रही है, या डाटा सेट इकट्ठा कर रही है, या गूगल कर रहा है, या जो है ओपन एआई कर रहा है, वो सब अपने मॉडल्स, डाटा सेट यहाँ पे पोस्ट करते हैं। इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ से जो ऑलरेडी मॉडल्स बन चुके हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोगों ने प्रोसेस करके रखा हुआ है।
स्पेसेस बना सकते हैं, लाइक बड़ी कंपनीज अपनी स्पेसेस बना लेती हैं और उसमें सारे अपना वर्क एआई का इंटीग्रेट करती हैं। उसके बाद जिस तरह वहाँ पे डिस्कशन करके था, यहाँ पोस्ट करके है, और हम मल्टीपल पोस्ट कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लोगों के क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन मॉडल्स को और अपने सॉल्यूशंस के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो हगिंग फेस है वो कैगल से थोड़ा स्मार्ट इस तरह बन जाता है कि ये जब जो मॉडल हमने जो भी मॉडल यहाँ पे लोग अपलोड करते हैं, ये उनको फ्री में डिप्लॉय करके ऑप्शन दे देते हैं। जैसे लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल भी यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं, गूगल के हैं, फेसबुक के हैं। तो हम अगर फेसबुक का एक मॉडल देखें, ये काफ़ी फेसबुक के मॉडल हैं, इसमें म्यूजिक जेन करके एक मॉडल है। अच्छा, इसके अंदर जब मैंने इस मॉडल को ओपन किया है तो इसकी यहाँ पे सारी डिटेल भी है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, और इसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं, और इसकी आउटपुट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। जो ब्यूटी है हगिंग फेस की, वो ये है कि ये मॉडल को डिप्लॉय करके यहाँ पे एक आउटपुट की तरह का हमें ऑप्शन दे देता है, या एक आपने इस मॉडल को टेस्ट करना है, अब यहीं से कुछ चीज़ें चेंज करो, टेक्स्ट वगैरह कंप्यूट करो, और उसके बाद आप चेंज कर सकते हो उसको। जैसे ये मैंने रन किया ना, तो ये मैं राइट वे यहीं पे इसकी टेस्टिंग कर सकता हूँ इस मॉडल की। मतलब एक तरीका तो ये है कि ये मॉडल मैं डाउनलोड करूँ, फिर अपने नेक्स्ट जेएस में या पाइथन में इसको प्रोसेस करूँ, इसको रन करूँ, फिर मुझे उसकी आउटपुट कैसी आ रही है पता लगेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसने हमें यहीं पे राइट साइड पे ऑप्शन दी हुई है, आप कोई भी यहाँ पे जैसे लाइक ये टेक्स्ट टू ऑडियो का मॉडल है, तो इसमें हम बोलेंगे इंट्रो म्यूजिक फॉर माय यूट्यूब पॉडकास्ट। मैंने कुछ भी यहाँ पे डाला है, अभी इसको प्रोसेस कर रहा है, और जो इसकी आउटपुट आएगी हम नीचे सुन सकते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है हगिंग फेस की कि इसके पास जितने मॉडल हैं, मोस्ट ऑफ द मॉडल को ये रन करके यहीं पे ऑप्शन देता है कि आप उन मॉडल्स को सुन सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं और उसकी क्या आउटपुट है। और हर मॉडल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसको हम अगर पाइथन में चलाना चाहते हैं या हम उसको जावास्क्रिप्ट वगैरह में चलाना चाहते हैं, तो उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है एआई के अंदर, या हम कर क्या सकते हैं? मुझे ये लगता है कि जो ईजीएस्ट सॉल्यूशन है एआई के अंदर डीप डाइव करने का, वो ऑलरेडी जो लोगों ने काम कर लिया है हम उसको देखना शुरू कर दें, वो हमारे माइंड में राइट होना शुरू हो जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में रिटर्न हो। लाइक फेसबुक ने कौन कौन से आज तक मॉडल्स पे काम किया है, उनके उनके मॉडल्स के रिजल्ट कैसे हैं, किस किस कैटेगरी में वो काम कर रहा है, और अगर हमें वो मॉडल ओपन सोर्स हैं या नहीं, मतलब हम उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी कोई पेड एपीआईज वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, जब हमें वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं थ्रू डाटा सेट। अच्छा, अब उसका वे ऑफ वर्किंग क्या होगा? मुझे ये लगता है कि हम सबको हगिंग फेस के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए और डेली एटलीस्ट एक मॉडल के बारे में उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। इसकी ब्यूटी है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग करके ऑप्शन आती है, जैसे लाइक ये कोई रिसेंटली मॉडल है, जैसे ये टेक्स्ट जनरेशन का कोई मॉडल है। अब इसके बारे में इसके डाउनलोड्स भी अच्छे हैं, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है कि ये क्या करता है और इस तरह किस तरह की इसके अंदर आउटपुट है, तो वो हम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा बड़ा मॉडल होता है ना, जैसे लाइक ये जो मिक्सट्रल है, ये बहुत बड़ा मॉडल है। इसकी जो टेक्स्ट जनरेशन की एपीआई है, वो
उन्होंने पहले दी थी, अब बंद कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत हैवी मॉडल है, जिस लाइक जीपीटी मॉडल, चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो बहुत हैवी मॉडल है। इस तरह का ये भी बहुत बड़ा मॉडल है जो टेक्स्ट को जनरेट करता है। अब इसको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो उनके रिसोर्सेज लगते हैं इसमें, तो वो बहुत कॉस्ट बियर करना पड़ रही थी उनको। तो उन्होंने जो छोटे मॉडल हैं निस्टन, जो कम रैम यूज़ करते हैं, कम उनका साइज़ है, उनको राइट फ्रॉम वेबसाइट यूज़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जो बाकी हैं उनको उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हुई है ऑप्शन। अच्छा, जिनको उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है हगिंग फेस वालों ने कि हम ये मॉडल आप राइट वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लो या यहाँ पे यूज़ कर लो, उसको वो इन्फ्लुएंस एपीआई कहता है। मीन क्या है कि आपने जो भी मॉडल अपलोड किया हगिंग फेस पे, अगर वो उसका साइज़ कम है तो वो अपने क्लाउड पे उसको रख के डिप्लॉयमेंट करके एक यूआरएल दे देगा आपको। उस यूआरएल को आप अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो टेस्टिंग पर्पस के लिए, या फिर आप यहाँ पे राइट वेबसाइट की राइट साइड के ऊपर भी हगिंग फेस की टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब अगर कोई मॉडल बहुत हैवी है और वो उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो डिप्लॉय करने का ऑप्शन देते हैं कि आप इस मॉडल को डिप्लॉय कर लें अमेज़न पे या उनके क्लाउड के ऊपर, और फिर वो एपीआई आपकी बन जाएगी, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो भी मॉडल ट्रेंडिंग में आ रहा होगा, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यहाँ पे ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। बीच में माइक्रोसॉफ्ट का भी एक मॉडल था, ये PH2 टेक, ये भी टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है उस पर। इन मॉडल के बारे में अगर हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो जाए, एक तो वो मॉडल है जो ऑलरेडी हम पब्लिक यूज मतलब प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीपीटी का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी मॉडल हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं जो फ्यूचर में ट्रेंड कर सकते हैं या फ्यूचर में जिनके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। हम उनको देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का मॉडल चाहिए, और उसको लेके उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं और इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो जीपीटी से भी अच्छे रिजल्ट जिनके हैं और वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की, तो आपके पास अगर नॉलेज हो तो आप फिर उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। लाइक देखें, नॉर्मली एआई में सब लोग हम सबको समझ में आ रहा है ना कि जो वे ऑफ वर्किंग थी, यानी जो मशीन पहले काम कर रही थी, अ, वो अब नहीं चलेगी। मतलब कि हम जो मैनुअल वर्क करते थे या बहुत सारे ऑटोमेशन थी वो एआई पे बेस नहीं कर रही थी, तो वो इतनी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन नहीं थी, हमें बहुत सारा फिर भी मैनुअल वर्क करना पड़ रहा था। अब एआई ने तो प्योरली उसको ऑटोमेट कर दिया ना। जैसे अगर टेक्स्ट में देखें तो ग्रामरली था, वो हेल्प करता था हमारे टेक्स्ट वगैरह को ठीक करने के लिए, लेकिन स्टिल उसके अंदर अ, वो पावर नहीं थी कि वो एक पूरा पैराग्राफ नए सिरे से जनरेट कर दे। तो जब जनरेटिव एआई मीन चैट जीपीटी वगैरह ने इस जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए ये कंसेप्ट मार्केट में दिया, तो बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका हुआ। अच्छा, अब एक मॉडल का तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को मल्टीपल एप्लीकेशंस में जहाँ पे भी टेक्स्ट जनरेट करना है। लेकिन इस तरह की बहुत सारे और मॉडल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई हो सकते हैं और उनके रिजल्ट उससे भी अच्छे हैं। अब ये बात आपको पता कैसे लगेगी जब हम उस चीज़ के बारे में सीखना शुरू करेंगे। और सीखेंगे कैसे? ये इतने मॉडल हैं, इनके बारे में आप मतलब जितनी भी क्लासेस ले लो तो कम है। हमें हगिंग फेस पे अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि हम हर रोज़ एक ना एक मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें कि ये क्या करता है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में हर प्रॉब्लम का सलूशन आना शुरू हो जाएगा कि वो वाला मैंने एक मॉडल देखा था, वो इस प्रॉब्लम को ऐसे फिक्स कर रहा था, उसके इस तरह के रिजल्ट थे, फिर वो देखा था उसके इस तरह के रिजल्ट थे। तो जब आप सब मॉडल्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप आसानी से पिक कर सकते हैं कि मुझे कौन सा मॉडल यूटिलाइज करना है। अगर आप कोई भी एक मॉडल यूटिलाइज करके उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हो तो आप एक्चुअली आपके एप्लीकेशन में एआई जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा हगिंग हगिंग फेस को यूज़ करते हुए।
हम कैसे Next.js में मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। बट स्टिल हमारे पास ये जो है एक डोर ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें रोज़ सीखना है। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमें जो मॉडल की इंटीग्रेशन है, मतलब जो मॉडल ऑलरेडी बन के हैं उनको चलाना कैसे है, इस पे सिर्फ अपना फोकस रखना है, मुझे ये लगता है। उसकी रीज़न ये है कि जो मॉडल बनाना है उसके लिए हमें चाहिए डाटा, और डाटा किसी भी प्रॉब्लम का इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा हेक्टिक जॉब है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। फिर जब डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर डाटा को प्रोसेस करना एक काम है, फिर डाटा को प्रोसेस करेंगे, फिर डाटा का मॉडल बनेगा। उस मॉडल को इंटीग्रेट करके, यानी कि जो सिचुएशन अभी मेरे सामने कोई भी मॉडल यहाँ पे खुला हुआ है, अगर मुझे इन जैसा कोई मॉडल बनाना है तो मुझे पहले उस मॉडल को बनाने के लिए डाटा सेट चाहिए। फिर डाटा सेट को प्रोसेस करना है, मुझे प्रोसेस करके फिर मॉडल की ट्रेनिंग करनी है, और मॉडल ट्रेन होने के बाद फिर मेरे पास एक मॉडल बन के आएगा जिसको मैं अपनी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इतना लंबा प्रोसेस अगर हम करते हैं, और ये सारा प्रोसेस कॉस्टली है। अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं ना, टीएल ड्रा पे, फिर आपको शायद ज़्यादा पिक्चर समझ में आए कि अगर सबसे पहला स्टेप, अगर हमें एआई की एप्लीकेशन बनानी है, सबसे पहला प्रोसेस है डाटा सेट, कि हमें डाटा इकट्ठा करना है। लाइक एक हमने प्रॉब्लम पे काम किया था आई थिंक 2018 में, जहाँ पे जो नंबर प्लेट्स है ना, इनको हम ऑटो डिडक्ट करना चाह रहे थे। लाइक पिक्चर्स अगर हमारे पास हो, उसमें जो लेटर्स लिखे हैं उसको हमें डिडक्ट करना है। अच्छा, उसमें हमने क्या काम किया, अब हमारे पास डेफिनेटली पाकिस्तान का डाटा सेट ना कैगल पे अवेलेबल था, ना हगिंग फेस पे अवेलेबल था, तो हमें डाटा खुद से इकट्ठा करना पड़ा। अब वो इकट्ठा करने के लिए हमने रोड्स के ऊपर खड़े होकर गाड़ियों की नंबर प्लेट डिडक्ट किए, और नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा नंबर प्लेट डिडक्ट करने के बाद, मतलब थाउजेंड्स के अंदर, हमने फिर उस डाटा को पकड़ा, और उस डाटा से हमने उसको डाटा को पकड़ के हमने उसके ऊपर उसकी प्री प्रोसेसिंग की, और हमारे पास जो है एक प्रोसेस डाटा जो है वो आ गया। यहाँ पे रॉ इमेजेस थी जो हमने कैप्चर की थी कैमरे से, यहाँ पे उसको हमने प्रोसेस करके, मतलब किसी में एज आ रहा है, किसी की विड्थ हाइट डिफरेंट है, उन सबको कंपाइल करके डिफरेंट फंक्शंस वगैरह लगा के उनको प्रोसेस कर लिया, और उसको क्लीन कर लिया। अब स्टिल अगर हमारे पास मे बी 5K तक का डाटा था या इससे मिलता जुलता था, लेकिन इतना डाटा इनफ नहीं होता एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए। फिर इसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं डाटा अगमेंटेशन। डाटा अगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम इसी डाटा की डुप्लीकेट्स बनाते हैं कुछ वेरिएशंस लेके आके, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं होती। वो डिजिटल टेक्निक है अगर आपके पास कम डाटा है उसको एक्सपेंड करने की, लेकिन ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा सोल्यूशन यही है कि आपके पास एक्चुअल में पिक्चर्स हों, डाटा हो, और वो डाटा इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। जब डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मॉडल ट्रेनिंग है। अच्छा, मॉडल ट्रेनिंग में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें अच्छी मशीन चाहिए जिसके अंदर जीपीयू लगा हो। तो अब ये अच्छी मशीन परचेज करना और उस पर प्रोसेस करना कॉस्टली चीज़ है। लाइक जीपीयूज़ की डिफरेंट, NVIDIA की जीपीयूज़ की देखें तो डिफरेंट सीरीज़ हैं। उस वक्त 1080 1070 था, 6 GB 8 GB, वो भी लेकिन लाखों में था, 2-3 लाख का वो जीपीयू था। तो अभी 4070 4080 4090 ये वाले जीपीयूज़ आ गए हैं। मतलब 10 के बाद 2000 वाली सीरीज, फिर 3000 वाली सीरीज, अब 4000 वाली, और ये अच्छा खासा कॉस्टली जीपीयू है। मेरे ख्याल से लाखों में पड़ता है, 15-20 लाख का। और रिसेंटली एक जीपीयू
एच सीरीज़ का किसी ने मंगवाया है तो वो 40 लाख के करीब है। तो अब इतना इतना हैवी जीपीयू हम परचेज करके उसको प्रोसेस करेंगे डाटा को, तो फिर हम इसका एक मॉडल बना सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस, इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। अच्छा, ये चलो कंप्यूटराइज है, इसमें हम अपनी स्किल सीख के उसको प्रोसेस कर लेंगे। वो तो डिजिटली फंक्शंस लगाने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अब वो चैट जीपीटी सारे फंक्शंस स्क्रिप्ट दे देता है बना बनाया। आप उसको कहो कि इस तरह की इमेजेस है, इस तरह का डाटा है, इस तरह का बनाना है, वो आपको कोड करके दे देगा, आपने बस रन नहीं करना है। इसमें कोई इतनी टेक्निकल काम नहीं है। अब अगला काम है मॉडल की ट्रेनिंग, और उसके अंदर भी फिर जीपीयू हमें रिक्वायर्ड है, जीपीयू चाहिए। अच्छा, जीपीयू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें भी कॉस्ट हमारी लग रही है, और नॉर्मली इतनी कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल। लेट्स सपोज आपने सीखना है, तो आप अकेले सीखने के लिए आप डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है, या कैगल या हगिंग फेस से जो ऑलरेडी डाटा सेट बना हुआ है उसको यूज़ करें। अब अगर ऑलरेडी बना हुआ है उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, और उसकी ट्रेनिंग के लिए फिर आपको एक अच्छी मशीन चाहिए। ये भी एक कॉस्ट वाला फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद जब हम मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं तो हमारे पास एक मॉडल जो है वो बन जाता है। जब हम इसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं इस डाटा के ऊपर, मतलब हम बल्क में डाटा उसको देते हैं, अब वो उस डाटा को लर्न कर लेता है। और डेफिनेटली इस स्टेप में बहुत सारी आपको नॉलेज भी चाहिए, मशीन सिर्फ नहीं चाहिए, बहुत सारी लर्निंग भी चाहिए, टेक्निक्स चाहिए कि आप कौन सी टेक्निक्स के ऊपर काम करोगे, कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, और मतलब उसका कौन सा बेस मॉडल यूज़ करोगे, वो कैसे चलता है, मतलब लर्निंग भी चाहिए इन शॉर्ट। और इसको लर्न करने के लिए भी एक लंबी चौड़ी बहस है जिसके अंदर हमें जाना पड़ता है और उसको सीखना पड़ता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस जिसमें जीपीयू भी रिक्वायर्ड है, और फिर बहुत सारी टेक्निक्स भी आपको सीखनी है कि इस पर्टिकुलर डाटा के लिए कौन सी अच्छी टेक्निक हो सकती है जो इस पे मॉडल को ट्रेन करने में हेल्प करे। ये कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं। लाइक जैसे जनरेटिव एआई, कोई ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से इस पे पेपर्स लिखे जा रहे हैं, बहुत पहले से इस पे रिसर्च हो रही है। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये टेक्निक्स हैं एआई की जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स ले सकते हैं, और नए नए रिसर्च होते जा रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स वगैरह काम करते हैं और फिर पेपर्स वगैरह राइट कर रहे हैं, या अच्छी कंपनीज जो है रिसर्च कर रही हैं, वो नई नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं कि इस तरह से मॉडल को ट्रेन करना चाहिए, इस तरह से मॉडल को ट्रेन करना चाहिए, इस डाटा को इस तरह से इनपुट करना चाहिए, इस तरह से आउटपुट लेनी चाहिए। तो ये भी सारी टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेंगी, और ये एक लंबा चैप्टर है। और फिर हमें अच्छी मशीन भी हो, फिर उसके बाद हम एक जो है वो एक सेटअप जो है मॉडल बना पाएंगे। अच्छा, अब हमने लेट्स सपोज यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग भी कर ली और मॉडल भी बना लिया। अब इस मॉडल का साइज है। साइज क्यों है? एक्चुअली ये जो डाटा है, जो हमने पिक्चर्स इकट्ठी की थी, या किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, या टेक्सचुअल डाटा, अब अगर ये 10 GB का है, तो जब मॉडल बनता है उसमें डाटा भी इन्वॉल्व होता है ना, डाटा उसके पास होता है। बस समझो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास डाटा भी है, और कुछ टेक्निक्स भी हमने उसको बताई हुई हैं। अब जब हम कोई नया क्वेश्चन करते हैं, उस डाटा की मदद से हमें वो चीज़ जनरेट करके देता है, या उस चीज़ की मदद से इंटेलिजेंट सोल्यूशन हमें देता है। अब अगर 10 GB डाटा है मेरे पास यहाँ पे, तो इस मॉडल का साइज भी 10 GB हो जाएगा, और इवन इससे बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी वो लेयर्स वगैरह डुप्लीकेट कर लेता है। इसमें मतलब डिपेंड्स ऑन द टेक्निक कि वो किस तरह से इसको प्रोसेस करता है डाटा को। तो मल्टीपल टेक्निक्स की बेस पे इसका साइज डिफाइन होता है। तो अब कोई 10 GB का मॉडल है, कोई 20 GB का मॉडल है, इवन कोई इससे भी बड़े TBs के मॉडल्स हैं। अब इतने बड़े साइज का मॉडल जो है उसको रन करना किसी मशीन पे, ये भी एक हेक्टिक जॉब है। वो एक हमारी छोटी मोटे लैपटॉप पे तो रन नहीं हो सकते। उसके लिए फिर हमें बहुत अच्छी मशीन जिसके अंदर GPU इन्वॉल्व हो वो चाहिए। मतलब जब इसको बना लेना, इसको टेस्ट करने के लिए भी फिर हमें अच्छी मशीन चाहिए। अच्छा, अब
ये मॉडल जो है वो यूज़र के लैपटॉप पे तो चल नहीं सकता, जैसे कि मेरे लैपटॉप पे, आपके लैपटॉप पे ऐसे नहीं चलते। ये बहुत हैवी मॉडल होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हैवी रैम चाहिए, हैवी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। अब इसके लिए हम इन मॉडल्स को डिप्लॉय करेंगे डेफिनेटली क्लाउड पे, जहाँ पे हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उस क्लाउड पे डिप्लॉय करने के बाद फिर इस मॉडल को हम एज एन एपीआई यूज़ करेंगे फ्रॉम क्लाउड टू दी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं। उसमें वेब हो सकती है या मोबाइल हो सकती है। यही दो इंटरफेसेस है ना जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं। तो वेब मोबाइल के अंदर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे फ्रॉम क्लाउड, और ये हम यूटिलाइज करेंगे एज एन एपीआई। तो ये मैंने बहुत अब्स्ट्रैक्ट लेवल का आपको एक मॉडल ड्रा करके दिया है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि हम रॉ डाटा हमारे पास आता है, हम उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए हमें अच्छा प्रोसेसर चाहिए, और फिर एआई की कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है डिपेंड ऑन दी प्रॉब्लम, वो हमें डिसाइड करना है, और इसके लिए हमें लर्निंग चाहिए। और फिर जब मॉडल बनेगा उसका एक बहुत हैवी साइज़ होगा, उसको रन करने के लिए भी आपको अच्छी मशीन चाहिए। अब वो अच्छी मशीन हमारे पास तो हो नहीं सकती, फिर हम उसको क्लाउड पे रखते हैं, लाइक गूगल क्लाउड पे, अमेजोन क्लाउड पे, फेसबुक के क्लाउड, फेसबुक वैसे क्लाउड नहीं देता, एज़्योर क्लाउड पे, डिजिटल ओशन पे, हम इन पे डिप्लॉय करते हैं। फिर एज एन एपीआई उसको अपनी वेब और मोबाइल में कंज्यूम करते हैं। जिस तरह चैट जीपीटी हमें वेब नज़र आ रही है, लेकिन वो मॉडल हमारे लैपटॉप में तो नहीं पड़ा ना, और वो मॉडल कहाँ पे पड़ा है, क्लाउड पे पड़ा है, और वहाँ से हम चैट जीपीटी एज एन एपीआई उस मॉडल को रिक्वेस्ट करती है, फिर जब रिस्पॉन्स आता है फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो ये प्रोसेस है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये वाला प्रोसेस भी सीखना चाहिए हमें एआई में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम ये वाला सारा प्रोसेस अभी के लिए फोकस ना करें, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें ना कि जो ऑलरेडी मॉडल बन चुके हैं और उनकी क्लाउड एपीआई अवेलेबल है फ्री के अंदर, या आप उस पर्टिकुलर मॉडल को जो बन चुके हैं अपने लोकल लैपटॉप पे रन कर सको या क्लाउड पे डिप्लॉय कर सको, और उसके बाद अपनी एपीआई में, अपनी ऐप वेब या मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कर सको। ये मैं चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, और आपको कोई हैवी प्रोसेसर या हैवी लैपटॉप या जीपीयू भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो मॉडल तो ऑलरेडी क्लाउड पे पड़ा हुआ है, और वो तो आपने जस्ट एक एपीआई यूज़ करके उस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक तो लर्निंग चाहिए, वो एक सेपरेट चैप्टर है। चलो लेट्स सपोज लर्निंग आप कर भी लेते हैं, वो तो इंटरनेट से या हम सिखा रहे हैं वो सीख लेंगे, लेकिन स्टिल उसको रन करना, उसको प्रैक्टिस करना, ये इम्पॉसिबल है अदर देन जीपीयू। और जीपीयू इतनी कॉस्ट है कि एज एन इंडिविजुअल हम उसको नहीं ले सकते। उसको लेने के लिए मतलब हम छोटा मोटा जीपीयू ले लेंगे 1080, 1070 या 2000 की कोई सीरीज में ले लेंगे, लेकिन जो अच्छे जीपीयूज हैं जिन पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जो नई टेक्निक्स आ रही हैं एआई में, उनके मॉडल्स को ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। उसको बहुत हैवी रिसोर्स चाहिए, और वो बड़ी इवन गूगल जैसी कंपनी भी 2-2 महीने 3-3 महीने में एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिनके पास इतना बड़ा रिसोर्स सेट है। तो और बड़ा मॉडल नहीं करेंगे, अच्छा मॉडल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। देखिए एआई में एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपने जितनी भी मेहनत कर ली है, आपके रिजल्ट किसी दूसरे मॉडल से अच्छे नहीं है, तो कभी भी आपके मॉडल को इस्तेमाल नहीं करेगी दुनिया। वो मतलब क्यों करेंगे ना, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कोई कि वो मॉडल को छोड़ दे जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, और वो मॉडल को यूज़ कर ले जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। तो सब लोग उसको यूज़ करेंगे जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। जैसे अब गूगल भी बार्ड दे रहा है, जेमिनी दे रहा है, और मॉडल दे रहा है, और उसी तरह हमारे पास चैट जीपीटी है, तो हम कभी उनको यूज़ करते हैं जो नहीं अच्छे, हालांकि वो फ्री हैं, लेकिन स्टिल हम चैट जीपीटी को पे भी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो जिसके रिजल्ट अच्छे हैं वही एआई में विन करता है। और अगर हम ये मॉडल ट्रेन करने की कोशिश भी करते हैं, तो अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम विन नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अगर तो कोई मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो नाउन प्रॉब्लम है जिस तरह बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे टेक्स्ट जनरेट करने पे हर कंपनी काम कर रही है, ऑडियो जनरेट करने पे हर कंपनी काम कर रही है, वीडियो जनरेट करने पे हर कंपनी, बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये कंपनीज उस पर काम कर रही हैं कि इन प्रॉब्लम को अच्छा सोल्यूशन फिक्स किया जाए। मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम का हम मॉडल ट्रेन करने जाएंगे तो हम कभी भी इनसे कम्पीट नहीं कर सकते।
ना हमारे पास वो रिसोर्सेज है। इवन हम इंडिविजुअल क्या, पूरा पाकिस्तान भी उनके साथ compete नहीं कर सकता, क्योंकि जितना हमारा पूरा पाकिस्तान का बजट है उससे ज़्यादा वो उनके पास रिसोर्सेज हैं जो वो एआई पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इतने बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे उनसे जंग नहीं कर सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, कोई छोटी प्रॉब्लम आती है, उसका हम मॉडल डाटा भी इकट्ठा कर सकते हैं, मॉडल भी ट्रेन कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज टेक्स्ट जनरेट नहीं करना, आप कहते हैं कि मुझे चैट जीपीटी जैसा अपना मॉडल बनाना है, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतना डाटा इकट्ठा करना, इतना काम करना, ये तो गूगल नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे करेंगे? उनसे अच्छा मॉडल नहीं बना पा रहे। तो लॉजिकली इतने बड़ी जगह पे नहीं खेल सकते, लेकिन छोटी जगहों पे खेल सकते हैं। लाइक आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने रिज्यूमे पार्सर बनाना है, आपके पास कोई पीडीएफ्स हैं, आप चाहते हैं कि उस पीडीएफ में से डाटा लेके उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक जगह निकालूं। अब ये एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अब आपका मॉडल कोड को नहीं जानेगा, आपके मॉडल ने और कोई प्रॉब्लम्स ने डिस्कस करने, जैसे चैट जीपीटी कर पा रहा है दुनिया के हर एस्पेक्ट को। तो अब साइज कम हो गया है, चीज़ें कम हो गई है, आप एक चीज़ पे आप डाटा भी इकट्ठा कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम भी फिक्स कर सकते हो और कोशिश भी कर सकते हो। तो आइडिया ये है कि जो नाउन प्रॉब्लम्स हैं, मेजर नाउन प्रॉब्लम्स, उन पे हर कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे compete नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन पे वो कंपनीज काम नहीं कर रही होंगी, या अगर वो कर भी रही होंगी तो उसको वो मेजर कैटेगरी में ही कंसीडर कर रही हैं। लाइक अगर रिज्यूमे को पार्स करना है, वो भी चैट जीपीटी से ही हो रहा है। तो अगर हम इसका एक स्पेसिफिक मॉडल बनाते हैं छोटा, तो शायद उसके रिजल्ट उससे अच्छे हो सकते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने बड़ा मॉडल बनाया हुआ है, जिससे जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि ये सारे प्रोसेस जो प्री इसके चक्कर हैं, इसको ख़त्म करेंगे, ये मॉडल पकड़ेंगे। अगर हमें क्लाउड एपीआई मिल जाती है तो बेस्ट है, हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा उसमें कुछ भी नहीं लग रहा, हमने सिर्फ एपीआई के साथ खेलना है। अगर नहीं तो हमारे पास मॉडल आ जाएगा, उसको हम रन कर सकते हैं, लेकिन रन करने के लिए भी प्रॉब्लम है कि अच्छी मशीन चाहिए। अच्छी मशीन नहीं होगी तो हम नहीं रन कर सकते। जैसे अच्छा, ये मॉडल क्या करता है कि जो ये लामा मॉडल है, ये ओपन सोर्स मॉडल है और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। और सम प्रॉब्लम के अंदर इसका जो रिजल्ट है इस मॉडल का, वो इवन चैट जीपीटी से भी समटाइम बेहतर है इस लामा मॉडल का। और ये करता क्या, ये सेम चैट जीपीटी की कॉपी है, ये फेसबुक ने बनाया है। सही है। अब इस मॉडल का प्रॉब्लम क्या है कि ये 12 GB से ज़्यादा इसका साइज़ है और इसको रन करने के लिए हमें हैवी जीपीयू चाहिए। अब इसको अगर मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ, यानी कि ये समझो कि ये सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आ गया और ये 12 GB का मॉडल बन गया है जो फेसबुक ने बनाया है। अब इसको आप चाहते हो कि मैं चैट जीपीटी तो पेड है, मैं लामा को यूज़ कर लेता हूँ और उससे मैं टेक्स्ट जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इतने बड़े मॉडल को लैपटॉप में रन नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर हमें एक अच्छी मशीन चाहिए। डाउनलोड करने का ऑप्शन ये दे रहा है डाउनलोड लामा, यहाँ पे आप उसका कोड भी डाउनलोड कर सकते हो या उसका मॉडल सिर्फ डाउनलोड करना है, और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अपनी ईमेल वगैरह डाल के डाउनलोड मॉडल करोगे तो वो आपको डाउनलोड कर देगा 12 GB का मॉडल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अगर हम डाउनलोड भी कर लेते हैं तो हम अपनी मशीन में इसको रन करना एक बड़ी हेक्टिक सिस्टम है। और अगर लेट्स सपोज हम रन कर लेते हैं तो हम उसको अपनी वेब मोबाइल में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कहीं तो डिप्लॉय करना है ना, और उसको डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड पे फिर मुझे हैवी रिसोर्सेज पे करने हैं। तो अगर हम लामा को डिप्लॉय करने चाहते हैं क्लाउड पे, तो क्लाउड पे कोई $5-10 वाली मशीन नहीं मुझे चाहिए, मुझे बहुत हैवी मशीन चाहिए जिसके अंदर जीपीयू लगा होगा। और उसकी अगर हम ऑर्डरली कॉस्ट निकालें तो मेरे पास शायद चैट जीपीटी से भी ज़्यादा कॉस्ट बने, क्योंकि उसको अगर हमें उसी एफिशिएंसी में चलाना है तो कोई मे बी 32 या 64 GB रैम भी चाहिए, फिर अच्छी मशीन जीपीयू भी चाहिए उसके अंदर, और वो सारी चीज़ें। अगर हम इतनी हैवी मशीन परचेज करते हैं किसी भी क्लाउड से तो उसकी बहुत अच्छी खासी कॉस्ट हो सकती है, मतलब $5-6 $10 पर आवर और इस तरह कॉस्ट हो सकती है, और फिर भी पता नहीं है कि उसके रिजल्ट कैसे निकलेंगे।
तो ये मेन इशू है। जिस तरह ये लामा मॉडल है, इसी तरह गूगल का मॉडल है, उसको पाम मॉडल बोलते हैं, पाम 2, वो भी ऐसे ही टेक्स्ट जनरेट करता है और ये भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस के अंदर। माइट भी पॉसिबल है कि जो बार्ड के पीछे मॉडल चल रहा है शायद वो भी पाम ही है, तो उस मतलब इसको भी, ये भी ओपन सोर्स है, इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बट द सेम प्रॉब्लम इज जो बड़े मॉडल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा है, वो हमें अपने लैपटॉप में रन करना, उनको चलाना एक डिफ़िकल्ट गेम है, उसके लिए हमें क्लाउड फिर सेटअप करना पड़ता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अगर हमें इसमें वर्क करना है। एक, हम लाइट वेट मॉडल के साथ प्रैक्टिस करेंगे और वो मॉडल मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाउड पे ऑलरेडी डिप्लॉय हों और फ्री में एपीआई अवेलेबल है, उनको हम बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी हैवी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। और दूसरी ऑप्शन, अगर हमारे पास जो ऑलरेडी मॉडल डिप्लॉय हैं, जैसे लाइक चैट जीपीटी ने अपनी एपीआई दी हुई है, जेमिनी ने अपनी एपीआई दे दी है फ्री में, और भी इस तरह के मॉडल हैं जो क्लाउड पे डिप्लॉयड हैं और वो अपनी एपीआईज अवेलेबल कर रहे हैं, हम उन एपीआईज को यूज़ करके अपनी वेब मोबाइल के अंदर इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये सारा काम कर भी लें तो ये मीनिंगलेस है अनटिल हम वेब मोबाइल नहीं बना रहे, क्योंकि वेब मोबाइल नहीं बनाएंगे तो यूज़र नहीं यूज़ कर पाएगा ना, और यूज़र जब यूज़ नहीं कर रहा उस मॉडल को, उस चीज़ को, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। देखें, चैट जीपीटी ने यूज़र को यूज़ करने के लिए एक वेब इंटरफेस बनाया तो सब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लामा को कोई भी नहीं जानता क्योंकि उसने कोई ऐसा वेब इंटरफेस बना के नहीं दिया जहाँ पे जाके हम अपनी क्यूरी करके उस मॉडल को रन कर सकें। ऐसे ही है ना, उन्होंने कोई एपीआई दी है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको डाउनलोड कर लें, अपने क्लाउड पे सेटअप कर लें, अपने लैपटॉप पे इसको रन कर लें। अब ये डेफिनेटली हर इंडिविजुअल के लिए इसको अपने क्लाउड पे रन करना या अपने लैपटॉप पे रन करना एक हेक्टिक जॉब है और कॉस्टली जॉब है जो करना मुश्किल है। तो अब सोल्यूशन यही है जो मुझे ईजीएस्ट नज़र आता है हमारी स्टूडेंट स्टेज पे, कि हम इन मॉडल को जो ऑलरेडी बन गए हैं और जिनकी एपीआईज अवेलेबल हैं उनको ट्राई करें और उनसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें कि ये मॉडल इनपुट कैसे ले रहे हैं, ये आउटपुट कैसे दे रहे हैं, ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। जब हम इस तरह के हज़ारों मॉडल जो ऑलरेडी बने हैं और उनकी एपीआईज अवेलेबल हैं उन पे अच्छी प्रैक्टिस बना लेंगे तो मैं श्योर हूँ फिर हमें ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि अगर हमें फिर मॉडल की डाटा इकट्ठा करके उसकी ट्रेनिंग करना, उससे चीज़ें करना भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम एक चीज़ के अंदर चले जाएंगे ना, हम देखने लग जाएंगे कि मॉडल की आउटपुट्स कैसी आती हैं, वो कैसे चीज़ें चल रही हैं, हमें काफ़ी उसका आइडिया जो है वो बिल्ड हो जाएगा। और अभी जो हमें प्रॉब्लम है कॉस्ट का, वो भी इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हगिंग फेस के ऊपर जाके जो ऑलरेडी मॉडल बन चुके हैं और अगर उनकी एपीआईज अवेलेबल हैं तो हम उनको यूटिलाइज करेंगे। जैसे लाइक हम डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे जिसकी एपीआई अवेलेबल है। लाइक हगिंग फेस क्या करता है, इन्फ्रेंस एपीआई करके इसका सलूशन है कि अगर जो मॉडल इसको अच्छा लगता है ना, उसको ये फ्री में डिप्लॉय करके एक एपीआई बना देता है हमें। उस एपीआई को आप अपनी वेब मोबाइल में भी इंटीग्रेट कर सकते हो और हगिंग फेस पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो जिन मॉडल की एपीआई अवेलेबल हैं उनको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, और जिनकी अवेलेबल नहीं है यानी कि उन्होंने अपने क्लाउड पे उसको रन नहीं किया, उसका ऑप्शन वो ये देता है कि आप उसको ट्रेन कर लें, या फिर मतलब उसको ट्रेन मीन आप अपने किसी भी स्पेसिफाइड क्लाउड के ऊपर खुद से डिप्लॉय कर लें। डेफिनेटली उसकी कॉस्ट फिर आप बियर कर रहे होंगे, वो हगिंग फेस बियर नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, क्योंकि हगिंग फेस ने जो डिप्लॉयमेंट करनी है वो पब्लिक के लिए करनी है और फ्री में करनी है, तो वो तो एपीआई इतनी अच्छी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी ना, मे बी 2 मिनट्स में कर रही है, 3 मिनट्स में कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लोड है। तो अगर आपने प्रोडक्शन लेवल पे करना है फिर तो अपने क्लाउड पे ही करना पड़ेगा उसको डिप्लॉय या कॉन्फ़िगर। और दूसरा जो है, हाँ जी, किस चीज़ का एपीआई को इन्फेरेंस एपीआई, हाँ जी वो फ्री है, वो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन उसका चैलेंज ये है ना कि वो मतलब जो इसकी इन्फेरेंस एपीआई है मीन जो
जब भी कोई मॉडल, लेट्स सपोज हमने मॉडल बना लिया, हम हगिंग फेस पे अपलोड करने चले गए, अगर हमारे रिजल्ट अच्छे हैं तो वो उसको इन्फ्रेंस एपीआई पे डिप्लॉय कर देंगे और उस एपीआई को पब्लिक कर देंगे, तो उसको कोई भी अपनी वेब मोबाइल में लगा सकता है। लेकिन चैलेंज ये है, क्योंकि वो फ्री में दे रहे हैं तो वो उसकी स्पीड वो नहीं होगी प्रोडक्शन टाइप। लेकिन हम अपनी टेस्ट एप्लीकेशन इजी सी बना सकते हैं, हम डेमोज दे सकते हैं क्लाइंट को, हम मतलब कोई भी इन्वेस्ट किए बगैर, और बड़ी जल्दी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हम एक दो को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट जेएस में, तो बड़ी क्विकली इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर इन्फ्रेंस एपीआई नहीं है तो फिर चैलेंज है, फिर आपको अपने क्लाउड में उसको डिप्लॉय करना है और फिर उसको यूज करना है, ये देखना पड़ेगा हमें। ऐसे ही है। नहीं एक्चुअली देखिए, अल्टीमेट अगर हम इसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, कि एक मॉडल जो हम यहाँ पे ट्रेन कर लिया ना, यहाँ पे हमने प्रोसेस याद रखना है ना, आपने डाटा इकट्ठा किया, उसको प्री प्रोसेसिंग की, मॉडल ट्रेनिंग हो गई, एक मॉडल बन गया, एक साइज। अब सम टाइम लोग क्या करते हैं कि ये एक मॉडल है जिसका ऑलरेडी कोई साइज था, मे बी मैं कहता हूँ 10 GB इसका साइज था, 10 GB इसका साइज है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी मॉडल को बेस बना के रहते थे कि हम शुरू से बनाएं, उसी मॉडल को बेस बनाते हैं और उसकी करते हैं फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, उसकी फाइन ट्यूनिंग करने के बाद वो एक और हमारे पास मॉडल बन जाता है। अब इसका साइड में भी 11 GB हो जाए, क्योंकि 10 GB तो ऑलरेडी उसके पैरामीटर्स थे ना, और कुछ आपने एक्स्ट्रा डाटा दिया तो आप वो और फाइन ट्यून हो गया। तो आपने अगर कोई भी, नॉर्मली हम यही मेथड यूटिलाइज करते हैं, हम इस तरफ जाना बहुत कम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हेक्टिक जॉब है ना और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें तो क्या है कि मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है, आपने थोड़ा और डाटा इकट्ठा कर लिया अपनी प्रॉब्लम का, वो डाटा दिया और यहाँ पे आपके पास जो है वो सोल्यूशन निकल के आ गया 11 GB का या 12 GB का, थोड़ा जो भी आपने मजीद डाटा पे उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया है। अच्छा, ये भी करने के लिए वैसे आपको प्रोसेसर या जीपीयू तो चाहिए, क्योंकि फाइन ट्यून करना है तो पहले ये 10 GB लोड करना है और फिर अपना डाटा भी उसको देना है, फिर ट्रेनिंग होनी है, तो इस फाइन ट्यूनिंग करने के लिए भी अच्छा ही सिस्टम चाहिए। लेकिन टाइम काफ़ी बच जाता है, क्योंकि आपने पुराना सारा प्रोसेस नहीं करना। लेकिन इसको जो डाटा देना है फाइन ट्यूनिंग को, तो वो भी डाटा इकट्ठा करना है, उसकी भी प्री प्रोसेसिंग होनी है, इसके पीछे स्टेप तो वही है ना। लाइक हमारे पास कोई तो डाटा होगा यहाँ पे जो हम इकट्ठा करेंगे और फिर उसकी हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उस डाटा को प्रोसेस करेंगे और फिर वो डाटा हम फाइन ट्यूनिंग को देंगे। लेकिन अब हमने किया ये है कि हमने बेस से मॉडल नहीं बनाया, हमने कोई मॉडल को उठाया, उस पर फाइन ट्यूनिंग करनी है, लेकिन डाटा और उसकी प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम स्टिल। और फिर हमारे पास एक मॉडल आ गया जिसके अंदर उस पुराने मॉडल का भी सारा नॉलेज है, प्लस आपकी प्रॉब्लम का भी नॉलेज है, और फिर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। जो कस्टम जीपीटीज हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हम उसको अपना नया डाटा देते हैं, वो अपने ऊपर ट्रेन होके उसकी आउटपुट ले, लेकिन अल्टीमेट हम उसको फाइन ट्यून भी कर पाएं जितना भी। अब चूंकि वो किसी एक प्रॉब्लम पे ट्रेन हुआ है, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट पे जिस टेक्निक को उसने यूज किया हुआ है वो वही मॉडल है, हमने बस अपना डाटा उसको दिया है, लेकिन अल्टीमेट उसके पैरामीटर, उसकी चीजें या उसकी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, उसके माइंड में वही चीजें चल रही हैं जहां से उसको ट्रेन किया गया था जीरो से। अब ये देखो ना, अगर कोई इमेजेस जनरेट करने का मॉडल है और आप उसको फाइन ट्यून करते हो, तो वो इमेजेस ही जनरेट करेगा ना। वो ऐसे तो नहीं करेगा कि इमेजेस जनरेट करने वाला मॉडल था, आपने उसको ऑडियो जनरेट करने के लिए डाटा दे दिया, अब वो ऑडियो जनरेट कर पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेट वो जो प्रॉब्लम को उसको बेस प्रॉब्लम के लिए ट्रेन किया गया था
उसी प्रॉब्लम में उसको अच्छा करने के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो कस्टम जीपीटीज हैं, अब जीपीटी को बनाया किस लिए गया है? टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। अब इसमें जो हम डाटा देंगे और उससे जो मॉडल बनेगा वो भी टेक्स्ट ही जनरेट करेगा। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो वीडियो जनरेट करने लग जाए, या वो इमेजेस जनरेट करने लग जाए, या वो ऑडियो जनरेट करने लग जाए, या वो हम और भी कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं एआई से, जो नॉन प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम है कि कस्टम जीपीटीज जितने भी हैं वो आपके डाटा पे काम करेंगी और वो टेक्स्ट ही जनरेट करेंगी, लेकिन उसके पास नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज बेस आ जाएगा। तो हम जैसे उसको नॉलेज बेस दे रहे हैं, बाकी मॉडल वही है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं लेके आ रहे। जो हम कस्टम मॉडल को ट्रेन करते हैं उसमें ऑप्शन ये है कि हम सिरे से अपनी कोई भी प्रॉब्लम का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग में मॉडल वही रहता है, डाटा सेट वही रहता है, चीजें वही होती हैं सब, और उसने काम भी वही करना है जो पहले कर रहा था, लेकिन थोड़ा अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब आपका भी डाटा आ गया। मतलब उसके जितना डाटा इंक्रीज होगा उतना मॉडल अच्छा चलेगा। तो जब आपके पास आपका भी डाटा उसमें आ गया तो और चीजें अच्छी चलेंगी, स्पेसिफिक हो गया। और क्योंकि उसको प्रॉब्लम भी एक के ऊपर हमने रिट्रेन कर दिया ना, तो वो फिर उस प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अल्टीमेट जो उसकी नेचर है, जो जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, वो उसी में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। सही है? तो ये हमारा सारा मॉडल है। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि एक तो हगिंग फेस पे जाके मॉडल देख सकते हैं, अगर वो थोड़ा कम जीबी का और अगर उसकी इन्फ्रेंस एपीआई भी अवेलेबल नहीं है तो हम उसको लोकल मशीन में डाउनलोड करके, क्यों हगिंग फेस पे सारे मॉडल तकरीबन ओपन सोर्स पड़े हैं, उसको डाउनलोड करके उसको रन करके उसकी आउटपुट देख सकते हैं, एक सोल्यूशन है। लेकिन फिर भी उसको मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए, वेब मोबाइल में चलाने के लिए आप उसको क्लाउड में लेके जाएंगे तो फिर ही वो वेब मोबाइल में चल सकता है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन यानी कि यहाँ से मॉडल्स देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे कोड लामा करके ये कोई और कंपनी है या फेसबुक है, इस तरह हर डिफरेंट कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, हर कंपनी अपने हिसाब से मॉडल जनरेट करती जा रही है और उनके सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अब जैसे ये वाली है, इसकी इन्फ्रेंस एपीआई अवेलेबल है। ये वो क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं ना, ये टेक्स्ट टू इमेज कोई मॉडल है, स्टेबल डिफ्यूजन करके वो एआई की टेक्निक को यूज कर रहा है और उसका मॉडल का नाम है जो स्टेबल डिफ्यूजन करके, मतलब एआई इमेजेस के अंदर ये काफी पॉपुलर है ये टेक्निक। तो जो डिफ्यूजर्स होते हैं, अब इसकी सारी यहाँ पे उसने डिटेल भी मेंशन कर दी है। और इसकी मजे की बात यह है कि इसकी इन्फ्रेंस एपीआई भी अवेलेबल है। मीन कि इस मॉडल को हगिंग फेस वालों ने अपने क्लाउड पे डिप्लॉय किया हुआ है। जब उन्होंने अपने मॉडल पे इसको डिप्लॉय किया, अपने क्लाउड पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो इसकी वो इन्फ्रेंस एपीआई हमें दे रहे हैं कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप यहाँ से भी टेस्ट जनरेट कर सकते हो, मे बी अगर हम करके देखें। अब ये कंप्यूट कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि ये उसने पब्लिकली अवेलेबल किया हो और लोग भी इसको ट्राई कर रहे होंगे, तो टाइम टेकिंग है। लेकिन स्टिल हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो ये यहाँ पे चलता रहे, हम इसको नए टैब में खोल लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब स्टिल हमारे पास जो है वो ऑप्शन है कि हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी स्पेसिफाई मशीन पे भी, मतलब अपनी स्पेसिफाई क्लाउड के ऊपर भी, जिस पे भी हमें करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे इन्फ्रेंस एंड पॉइंट करके मेन इन्फ्रेंस की जो एपीआई है वो अवेलेबल है और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में भी, पाइथन में भी और कर्ल, मतलब आप इसको टर्मिनल पे भी रन कर सकते हो इस एपीआई को। उसकी उसने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अब ये देखें, इसने अब सारा कोड
करके दिया हुआ है हमें, एपीआई उसकी कैसे लगनी है, एक टोकन हमें जनरेट करना पड़ता है, वो यहाँ से आप जनरेट कर लेंगे, जैसे लाइक मैंने टोकन इधर लग गया है। अब मुझे बस ये वाला कोड कॉपी करना है और इसको इनपुट में चाहिए यहाँ पे एक टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपने एज एन इनपुट देना है, इसके रिस्पॉन्स में आपको इमेज आ जाएगी और आप उसको अपने स्क्रीन या वेब के ऊपर शो कर सकते हो। तो ये आपने एक इनपुट बॉक्स बना के यूजर से टेक्स्ट लेके इस वाली एपीआई को कॉल करना है। ये देखेंगे इन्फ्रेंस की एपीआई है, उसके अंदर उसने अपना टोकन लिया, उसने डिटेल ली। अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, आप उसके अंदर आपको एक पिक्चर आ जाएगी और उस पिक्चर को आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हो, या यूज़र को दिखाना है या यूज़र को डाउनलोड कराना है, वो सारे काम आप कर सकते हो। अच्छा बनाया है ना उसने, मतलब टेबल पे कैट बैठी है, मतलब आप देखेंगे फ्री में अगर इतना मिल रहा है तो और क्या चाहिए। एआई ने जनरेट किया है इसको, ओरिजिनल नहीं है, पिक्चर नहीं है कि कोई हमने अपलोड किया है, दिस जनरेशन की है। उसको हमने बहुत सारी कैट की इमेजेस दी हुई हैं, आप ऐसे समझें। तो अब उन कैट्स की इमेजेस को देखते हुए, लेकिन देखें वो जो कैट्स की इमेजेस थी, हो सकता है वो टेबल पे ना दी हो हमने, ये जरूरी नहीं है। हमने उसको ये दिखाया कि कैट होती कैसे है, उसने लर्न कर लिया। अब आप उसको कह देंगे उस कैट को बिठा दो टेबल पे, चेयर पे बिठा दो या कुछ भी कर दो, तो वो उस तरह से परफॉर्म करेगा फिर। हाँ, वो बना देगा। वो असल में नहीं होगा ना, वो तो ह्यूमन होता कैसे है उसने लर्न कर लिया है। अब वो उसको देखते हुए जनरेट करेगा। हम जनरेटिव एआई मॉडल यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, ये टेक्निक्स हैं डिफरेंस के, आपने किस तरह की प्रॉब्लम को यूज करना है। मतलब आप अगर जनरेटिव एआई में हो, मीन आप फिर चीजों को जनरेट कर रहे हो, नई चीजों को जनरेट कर रहे हो। अगर आप जनरेटिव एआई की टेक्निक यूज नहीं कर रहे, आप जस्ट कहते हो कि मेरे पास ये क्लास है और इनमें से मैं किसी एक की पिक्चर दूं तो वो बता दे कि ये पर्सन कौन है। अब ये कोई जनरेशन नहीं हो रही यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मतलब कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन पर्सन, किसका नाम, किसकी इमेज किस नाम से मैच कर रही है, ऐसे ही है ना। तो अब ये वाली जनरेटिव एआई नहीं है यहाँ पे। तो जैसे हम ये फैसला करना चाह रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को डिडक्ट करके ये डिसीजन करना चाह रहे हैं इसका नाम क्या है। अब यहाँ पे कुछ जनरेशन नहीं मुझे चाहिए, तो यहाँ ये प्रॉब्लम चेंज हो गई। अब इसी तरह आपने गूगल अपने फोटोज के अंदर, मोबाइल में फोटोज होती है ना, तो उसमें वो फेसेस को करके कैटेगराइज कर देता है कि इस फेस के रिलेटेड ये सारी इमेजेस हैं। उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। उसने सेगमेंट बना दिया है उस पर्टिकुलर एक पिक्चर को। उसने पूरी गैलरी में देखा कि कितने लोग पर्सन की पिक्चर्स हैं और हर एक को डिवाइड कर दिया। अगर आप किसी एक पर्सन को देखना चाहते हो, आप उसकी पिक्चर पे क्लिक करोगे तो बस उसी की आएंगे, ऐसे होता है ना। तो अब यहां पे प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। अब उसने क्या करना है, उसने सारी इमेजेस को देख के कैटेगराइज करना है। जो इमेजेस एक जैसी हैं, मतलब जिसमें एक पर्सन की पिक्चर आ रही है और दूसरी में भी आ रही है, मतलब उसमें सिमिलरिटी है उस पर्सन की वजह से, उनको उसने सेगमेंट बना के एक ग्रुप बनाना है। तो ग्रुपिंग करना ये डिफरेंट टेक्निक है। तो हर प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या प्रॉब्लम फिक्स करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए जनरेटिव एआई स्टिल एक वन टाइप ऑफ एआई है। मतलब आप समझो कि हम एआई की टाइप्स पे बात कर रहे हैं, कैटेगरीज पे बात कर रहे हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ये और डिपेंड करता है आइडिया के ऊपर कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। लाइक आप जैसे अब हमने रिसेंटली जो एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था मैं, रिसेप्शनिस्ट एआई, हम रिसेप्शनिस्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जो होटल में फिजिकल रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनको हम रिप्लेस करके उसको मॉडल में, मतलब एआई के थ्रू वो प्रॉब्लम फिक्स करना चाह रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, जब हम होटल में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट खड़ा होता है वहां पे, या रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है वहां पे, तो वो
हमारे क्वेश्चंस का आंसर करती है, ऐसे ही है ना। जो भी हमारे क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, नॉर्मली 90% ऑफ द केसेस सब लोगों के क्वेश्चन मिलते जुलते ही होते हैं कि मेरा रूम नंबर कहाँ है, मुझे की कहाँ से मिलेगी, जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई का पासवर्ड क्या है, और मेरे नियर बाय चीज़ कहाँ पे है, मैंने ये होटल में जाना है वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ से मिलेगी, यही क्वेश्चंस होते हैं ना। अब उन सबको इकट्ठा करके हम एक इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप हो, यूजर हमारी उस मोबाइल ऐप थ्रू चैट या वॉइस उससे बात कर सके, और जो भी उसको रिसेप्शनिस्ट से बातें पूछनी होती हैं वो हमारे सोल्यूशन उसको मोबाइल ही दे दे, उसको फिजिकली रिसेप्शनिस्ट के पास ना जाना पड़े। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हम एआई की, अब ये एक प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैं इमेजेस जनरेट करवाने वाला प्रॉब्लम पे डिस्कशन शुरू करूं एआई के अंदर, या मतलब वो कैटेगरी फाइंड करूं, या ऑडियो वाली करूं, या कोई टेक्स्ट के रिलेटेड चीज देखूं। देखिए, हमने एक प्रॉब्लम मैंने बताई है, तो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी कैटेगरी में रिसर्च करनी चाहिए एआई में? ऑडियो और टेक्स्ट, मतलब इन चीजों में हमें रिसर्च करनी है, और इमेजेस पे रिसर्च नहीं करनी, और वीडियोस पे रिसर्च। मतलब हमने देखो, हमें आइडिया से समझ में आया कि हमने कौन सी कैटेगरी ऑफ एआई यूज करनी है, फिर उसके ऊपर जाएंगे और फिर उस कैटेगरी में देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल हैं जो इसमें ऑलरेडी मार्केट में आए हैं या लोग उन पे काम कर रहे हैं, या आप अगर कोई भी मॉडल आपको उस प्रॉब्लम का नहीं मिलता तो आप कस्टम डिजाइन करने जाएंगे, या अगर ऑलरेडी हैं तो उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, या वो वही रिजल्ट हैं जो आप के लिए यूजफुल हैं या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नए सिरे से मॉडल बनाएंगे, अगर हैं तो आप अपना टाइम बचाएंगे, अपनी कॉस्ट बचाएंगे, क्योंकि खुद मॉडल बनाना है तो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। अगर आप दोनों चीजें बचाना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी मॉडल है उसको यूटिलाइज करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अब ये तो डिसाइड करना है ऑन बेसिस ऑफ आइडिया कि आइडिया क्या है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा इस प्रॉब्लम में अच्छा सोल्यूशन है और उस पर हम फिर वर्किंग करते हैं। कैटेगरी है, डेफिनेटली नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हम क्लाइंट क्लाइंट यूज करके ही यूज करेंगे, क्योंकि उसमें इनपुट आ रही है ना एक, तो जहाँ फॉर्म आ रहा है वहां पे यूज क्लाइंट लगा लेंगे, और बाकी चीज़ें हमें जनरेटिव एआई में इतनी एसईओ वगैरह भी, वेबसाइट की एसईओ करनी है जो जनरेटिव एआई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप उसकी एसईओ करना चाहते हैं तो वो इमेजेस वगैरह सर्वर से लोड कर लें, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप उसको क्लाइंट से लोड कर लें। क्या मुझे दोबारा थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्या देखनी है? अच्छा, नियर बाय लोकेशन देखनी है। नहीं, एक्चुअली देखें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें एआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल सिंपल से सॉल्यूशंस हैं, ऐसे ही है। वहाँ पे हम इफ एल्स से भी काम चला सकते हैं। एआई वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हमें नियर बाई लोकेशन फाइंड करनी है, तो वो बेस करती है हमारे डिस्टेंस पे। तो ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं कह दूंगा कि जो जितनी भी लोकेशन है जिनका डिस्टेंस मेरे डिस्टेंस से 10 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, लेस देन वैल्यू है या ग्रेटर देन, वो ऑपरेटर यूज करके ये प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एआई इन्वॉल्व नहीं होगी। नहीं, अब देखिए ना, मैं यही तो अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ आपसे कि हम यूज़र से हम इनपुट कैसे लेना चाह रहे हैं। नॉर्मली जो नियर बाई लोकेशंस होती हैं उसमें यूज़र कुछ नहीं इनपुट करता, अपनी लोकेशन देता है बस। ऐसे ही होता है ना, जो मतलब उबर पे या करीम पे हम क्या उससे बात करते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हम अपनी मोबाइल की लोकेशन ऑन करते हैं। अब जब ये लोकेशन सिर्फ ऑन कर रहे हैं तो अब इसमें कोई एआई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक लैटिट्यूड उसका आ गया है, उसकी लोकेशन आ गई है, अब मैं बाकियों से बस कंपेयर कर लूँगा और वो सिंपल कंपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें कि मैंने मोबाइल से क्वेश्चन करना है कि मुझे वो फलां लोकेशन मेरे से कितनी नियर बाय है,
अब यहाँ पे एआई आ रही है, क्यों? क्योंकि उसको पहले वो जो बात आपने की है उसको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड एआई कर सकती है। हम मतलब किसी इफ की बेस पे नहीं कर सकते ना कि ये यूजर ने बोला तो ये जवाब दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। पहले इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमें एआई चाहिए। मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए एआई चाहिए, फिर नियर बाय लोकेशन फाइंड करने के लिए वो हम इफ एल्स से कर लेंगे, वो गूगल मैप यूज करेंगे, उसकी एपीआई यूज करेंगे। उन इन तीनों चारों चीजों को कंबाइन करके फिर ये काम कर रहे होंगे। आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? तो अब हमने करना ये है कि हम सिंपली जाएंगे डिप्लॉय के अंदर, और इन्फ्रेंस एंड पॉइंट दो तरह के हैं, एक वो जो उन्होंने फ्री में दिए हुए सर्वरलेस, और दूसरा आप प्रोडक्शन रेडी इन्फ्रेंस एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं डेडिकेटेड, लेकिन डेफिनेटली आप अपना फिर पे करना पड़ेगा, कार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, और फिर हर पर आवर उनको आप पे करेंगे हगिंग फेस को। तो अब ये इन्होंने इतना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उन्होंने अपना भी कोई बिजनेस मॉडल रखा हुआ है ना। और हगिंग फेस का बिजनेस मॉडल ये है कि वो अपना क्लाउड देते हैं आपको, जहाँ पे आप यहीं से कोई भी मॉडल विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हैं, वन क्लिक, और उसकी आपको एपीआई मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली फिर वो अपने क्लाउड के चार्जेस आपसे लेगा, पर रिक्वेस्ट लेता है या पर आवर लेता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कि उन्होंने क्या उसकी प्राइसिंग रखी हुई है। सही है? तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो हम सर्वरलेस पे क्लिक करेंगे, जो फ्री में वो दे रहा है, और टोकन जनरेट कर लेंगे, तो ये एक रिक्वेस्ट बन जाएगी। ये वही फैच रिक्वेस्ट है जो हमने पहले भी सीखी है, फैच या एग्जिस्ट से कॉल करने वाली रिक्वेस्ट, और उसको हेडर वगैरह पास करना है, मेथड पोस्ट पास करना है, गेट पास करना है, उसको हम डाटा देंगे और हमें आउटपुट के अंदर इमेज आ जाएगी, उसको हम अपनी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो अभी ये सेम एक्चुअली जो काम ये यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट लेके कंप्यूट करके आउटपुट दिखा रहा है, यही सेम काम हमने अपनी वेबसाइट पे कर लेना है। तो हमारी वेब ऐप स्मार्ट वेब ऐप बन जाएगी जो इमेजेस जनरेट करती है, जस्ट लाइक मिड जर्नी, कि आप यूजर जाएगा, टेक्स्ट लिखेगा, हमारी वेबसाइट उसको इमेज जनरेट करके दे देगी। ये चीज़ है। और बैकग्राउंड के अंदर हम ये वाली इसकी एपीआई यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन डेफिनेटली प्रोडक्शन में टेस्टिंग पर्पज डेमोज बना सकते हैं हम ऐसे अच्छे इंटेलिजेंट, बट प्रोडक्शन लेवल के लिए फिर हमें डिफरेंट थिंक करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं यूज़ करके कि इसको मतलब हमें यूज़ कैसे करना है। सिंपली जिस तरह आप ने एक वेबसाइट बनानी है, तो डेफिनेटली आप उसका कोई नेक्स्ट.जेएस का ऐप बनाएंगे। आप कोई नेक्स्ट.जेएस की ऐप वगैरह अपनी बिल्ड कर लेंगे जिस तरह की आपको चाहिए। तो मे बी हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं और इसका नाम ये वाला मॉडल रखने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा वैसे ना रखना चाहिए हमें। इमेज जनरेटर करके मैंने इसका नाम रख दिया है पेज का, और उसमें हम एक पेज बना लेते हैं, page.tsx, और उसमें हम सिंपली यूज क्लाइंट लगा लेते हैं, और
यहाँ से API की इंफॉर्मेशन लेंगे डेफिनेटली विद टोकन, और वो फंक्शन जो उसने मुझे दिया है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, डाटा हमने क्या प्रोवाइड करना है वो उसने हमें बताया था। नीचे इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे एक अदद इनपुट बना लेते हैं और उसमें प्लेस ऑर्डर लगा लेते हैं इंट में भी सही है। और इसके ऑन चेंज पे हम एक स्टेट बनाते हैं यहाँ पे, और उसमें टेक्स्ट करके रख लेते हैं यूज स्टेट, और उसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी। इसके ऑन चेंज पे मैं उसकी वैल्यू को कर देता हूँ सेट टेक्स्ट इवन डॉट आर्गी डॉट वैल्यू। उसके बाद टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। हमें एक बटन चाहिए जनरेट इमेज, और उस पर मैं लगा लूँगा ऑन क्लिक, और उसके ऊपर हम कॉल कर देंगे माइट भी हम ये वाला फंक्शन या इसका एक लेदर से बना लेते हैं कांस्टेंट ऑन क्लिक हैंडलर, ये फंक्शन चल जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट एज एन डाटा पास करना है, और इसकी जगह पे जो मैंने ऊपर स्टेट बनाई हुई है टेक्स्ट वो हमें पास करनी है, और फिर उसके रिस्पॉन्स का मेन रिजल्ट का हमें वेट करना है क्यूरी, और इसको इनपुट पास कर देना हमने। अच्छा, अब इसका जो आंसर आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेट बना लेता हूँ URL सेट URL, और यहाँ पे हम उस सेट URL को रिजल्ट पास कर देंगे। सही है। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ऑन क्लिक का हैंडलर, और एक अदद हमें इमेज लगानी पड़ेगी नीचे, और उसका जो URL है वो सिंपली हमने रखना है URL जो स्टेट में पड़ा हुआ है। सही है। और डेफिनेटली इसमें एरर आने के चांसेस हैं,
तो हम यहाँ पे ट्राई कैच में इसको रखेंगे और लॉक करवाएंगे कुछ चीज़ें, जैसे एरर लॉक करा देंगे, रिजल्ट लॉक करा देंगे, और गुड। मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम इधर से लॉक करवा देंगे और फिर देखते हैं कि ये इमेज हमारी जनरेट होती है या नहीं, और फिर शो होती है या नहीं। इसकी विड्थ हाइट भी हम सेट कर लेते हैं, मे बी 200 बाय 200। तो यान डेव लोकल होस्ट 3000, सॉरी, इमेज जनरेटर। अच्छा, ये भी इमेज नहीं है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है, टेक्स्ट टू इमेज करके टेक्स्ट लिख दिया है। तो हम एक काम करते हैं, सेम टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे पिक्चर जनरेट करने के लिए यूज़ किया था ना, वही लिख देते हैं यहाँ पे भी। कैट सिटिंग ऑन चेयर, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जनरेट पिक्चर। अच्छा जी, हमें रिजल्ट आया है, उसका साइज, एप्लीकेशन, सर्वर स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। सही हो गया। तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ डिफाइन करेंगे, और मतलब जिस तरह का भी आप टेक्स्ट दोगे वो उस तरह की फिर आपको पिक्चर जनरेट करके दे देगा। सही है, अच्छा लग रहा है। हमने AI पावर्ड Next.js एप्लीकेशन बना दी है जिसके अंदर आप और कुछ लिखें क्या, इसमें हमने कोई कमाल नहीं किया। अब देखो, मैंने सिर्फ 10 लाइनों का कोड किया और कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो आइडिया ये है कि जिसके पास नॉलेज है ना, अब ये जो पर्सन है, अब ये जो ऐप बनी है ये AI ऐप है या नहीं है ना। अब इसमें हमने कुछ किया है नहीं, तो मसला ये, जिसके पास नॉलेज है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं उठा रहा। तो आइडिया ये है कि आप इसको ईजिली कर सकते हो, लेकिन आप तब प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो अगर आपको सब मॉडल के बारे में पता होगा। और मॉडल के बारे में पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हगिंग फेस पे रोज एक मॉडल पढ़ें, कितने मॉडल के बारे में पता लग जाएगा आपको। रोज एक एक पढ़ते जाएं, उनके रिजल्ट देखते जाएं, जहन नशीन करते जाएंगे ये ऐसे। अब कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि मैंने ऐसी एप्लीकेशन बनानी है उसमें मैं टेक्स्ट दूं, इमेज जनरेट हो जाए। आप कहीं काम ही कोई नहीं है, मैं कर दूंगा आपको। वो वाकई भी काम ही कोई नहीं है, आप 10 मिनट में कर दोगे उसको। और इसी तरह आप अगर कोई पर्सन आगे कहता है कि मैं उसको, मुझे ऐसा मॉडल बनाना है, मैं उसमें से ये देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं उसको पिक्चर दूँ, वो मुझे सब लिस्ट कर दे कि उसके अंदर जो है वो जस्ट लाइक जो वो हमने नंबर प्लेट डिटेक्शन वाला था, वो कहे कि मैं उसको नंबर प्लेट दूँ, वो मुझे इसमें बता दे कि इसमें क्या क्या टैक्स है। समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम कोई
बड़े, इवन कोई पिक्चर है हमारे पास, उस पर काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो हमें चाहिए टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर हम लिख लिख के खुद से टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। वो आता है, वो कहता है मुझे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, मैं उसको पिक्चर दूँ, वो उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको OCR कर दे। अब आप कैसे करोगे? आप इन प्रॉब्लम का तभी सोल्यूशन उसको दोगे ना अगर आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा कोई देखा होगा, कोई आउटपुट देखी होगी, फिर आपका जहन उसको कुछ तस्लीम करेगा ना। तो वो करेगा कैसे? जब हम इन चीज़ों को यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जितना भी मैंने काम किया, अभी डेफिनेटली इसकी कोई UI बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, इसको खूबसूरत करेंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी ऐप नहीं बन गई। आसानी से हमने इसमें कोई ख़ास काम भी नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, ये वही की हैं जो हमने पढ़ते रहे हैं ना इधर, वही चेंजेस इसमें की हैं। अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे स्टेट्स का इस्तेमाल किया, ये हमने पढ़ी हुई है यहाँ पे। मैंने इसके अंदर और तो कोई ऐसा काम नहीं है, हैंडलर वगैरह बनाया है, ट्राई कैच लगाया, ये वही चीज़ें जो हम यहाँ पे करते रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मेरे ख्याल से ना आती हो। बस आइडिया ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें वही हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं। अब इतने मॉडल हैं जिनकी APIs पड़ी हैं, आप उनको चलाओ, रन करो, किस तरह की आउटपुट। अब मेरे हिसाब से तो इसकी बहुत अच्छी आउटपुट है। ये मॉडल कौन सा था? ये स्टेबल डिफ्यूजन V वर्जन 1-5 मॉडल कार्ड। अब ये कितने अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मतलब और भी हम वैसे टेस्ट कर लेते हैं, हमने इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया इसको। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बीच, वॉकिंग इन पार्क, या स्टैंडिंग ऑन बीच, वॉकिंग ऑन पार्क, ड्राइविंग अ कार, हैं? with his dog या with his, हाँ इन रेनी सीजन, ये भी सही है। इन रेनी सीजन वेदर। वेदर, मतलब कमाल के रिजल्ट हैं वैसे, है ना? मतलब आप इमेजिन करो कि किस कदर अच्छे रिजल्ट है। मैं तो मिड जर्नी से मिलता जुलता लग रहा है मुझे ये। हाँ बिल्कुल मिड जर्नी 3 से इसी तरह एक और भी स्टेबिलिटी AI करके, उसके भी बिल्कुल सेम रिजल्ट। हालांकि मिड जर्नी काफ़ी कॉस्टली है, और ये कितना, और इसकी फास्ट भी कितना है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मिड जर्नी भी टाइम लेता है अच्छा खासा उसको प्रोसेस करने में। और नहीं वेरी कर सकता है, दोबारा चला के देख लेते हैं हमारा कौन सा टाइम लग रहा है। मुझे ये लग रहा है ना, ये जितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, मुझे इसमें ऐसे लग रहा है कि शायद ये ऑलरेडी जनरेटेड इमेजेस हैं, उनको AI से अंडरस्टैंड करके उसकी एक कैटेगरी उठा रहा है। मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इमेज जनरेट नहीं हो सकती है ना, जितनी जल्दी वो इमेज जनरेट करके दे रहा है। और आइडिया नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा डीपली स्टेबल डिफ्यूजन को कि इसका ये क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। और कोई रिपीट कर दें? मैंने किया क्या है कि सिंपली ये समझ आ गई है ना कि AI कैसे काम कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, चीज़ें सब ओके हमें समझ में आ रही हैं। और फिर हगिंग फेस क्या कर रहा है, हगिंग फेस का बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब हमें क्लियर है। हमें देखना ये है कि हर मॉडल की हमें API अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि उसका इन्फ्रेंस एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। अब जिनका नहीं है, अगर उनको आपने टेस्ट करना है, अब जिनका नहीं है, हो सकता है वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हों, उसकी रीज़न ये है कि वो हैवी हैं, तो हैवी हैं तो मे बी इससे भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हों। लेकिन उसको डिप्लॉय करने के लिए या फिर मशीन लोकली रन करोगे उसको और उसकी अपनी API बनाओगे, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो मतलब जिनकी ऑलरेडी APIs अवेलेबल हैं, जिस तरह ChatGPT की API अवेलेबल है, जेमिनी की API अवेलेबल है, ये स्टेबल डिफ्यूजन की API अवेलेबल है, इस तरह और भी कितने हैं जिनकी APIs अवेलेबल है। आप उनको इस्तेमाल करके उनका आसानी से अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो। करना क्या है, आपने डिप्लॉय पे क्लिक करके इन्फ्रेंस एंड पॉइंट लेना है
ये ऑलरेडी आपको कोड करके देता है, जैसे इसको कॉपी करके इस फंक्शन को आप अपने पास रख लेंगे और फिर जो वो इनपुट ले रहा है, वो नीचे इनपुट की एग्जांपल भी दे देते हैं कैसे क्या चीज़ इनपुट ले रहा है, उसको आपने अपनी इनपुट वगैरह अपनी यूआई बना के उसकी इनपुट लेके अपनी एप्लीकेशन बना लेनी है। तो 90% ऑफ द केसेस हम जब वेब मोबाइल में एआई यूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं, हम एपीआई ही यूज़ करते हैं। इवन अगर हम अपना मॉडल बना भी लें, मतलब आप कहते हो कि ये ठीक है मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, मेरे पास डाटा भी है, प्रोसेसिंग भी करूंगा, फिर भी आप क्लाउड पे उसको डिप्लॉय करें कि उसकी एपीआई एंड पॉइंट ही क्रिएट करेंगे, फिर ही वेब मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। वेब मोबाइल में डायरेक्ट एआई नहीं चल सकती है, वो भी एआई है, उसकी भी एक कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं एज एआई। एज मतलब एज डिवाइस, एंड डिवाइस पे चलने वाली एआई, उसको एज एआई बोलते हैं। अब वो एज एआई का मसला ये है कि मेरा मोबाइल ही इतने अच्छे नहीं है, अब इस मॉडल के अंदर ये स्टेबल डिफ्यूजन चलाना हो, ये चलाएगा? ये इतना हैवी, इसमें तो 8 GB रैम है, तो ये 10 GB का मॉडल कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता। अब वो जो AR VR और मेटावर्स आ रहा है ना, जो इसके अंदर AI आ रही है फोन्स के अंदर, अब जो नए आ रहे हैं ना, जैसे जो सैमसंग S24 है, S24 अल्ट्रा, उसको उन्होंने AI डिवाइस बोला है, गैलेक्सी AI। उसकी जब ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, AI बोल रहे हैं, क्यों? उसके अंदर जो प्रोसेसर है उन्होंने AI ओरिएंटेड डाला है। अब फ्यूचर में ऐसा होगा कि मोबाइल इतने हैवी आएंगे जिसके अंदर AI चल सकती है, तो यानी कि एज AI चल सकती है। उसका फायदा क्या होगा कि वेब मोबाइल को API करके क्लाउड पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि API करते हैं ना टाइम लगता है। मतलब अगर आपने देखा होगा, जब हम यहाँ पे कुछ लिख के जनरेट इमेज कर रहे थे तो टाइम लग रहा था उसको करने में, ये इशू है। इस तरह हम बहुत सारी प्रॉब्लम का फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है प्रोफाइल पिक्चर, और आपने इंश्योर करना है उसकी प्रोफाइल पिक्चर ही होनी चाहिए, मतलब वो कोई मतलब कोई बिल्डिंग की पिक्चर ना अपलोड कर दे, कोई इस तरह का रहा डाटा ना अपलोड करे। अब यहाँ पे फिर अब ये कैसे चेक करोगे कि इमेज में इंसान है या नहीं, ह्यूमंस है या नहीं? अब आपको ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? एआई मॉडल। अब या तो आप खुद से मॉडल ट्रेन करने लग जाओ, मॉडल ट्रेन करके आप यहाँ तक आओ, और अभी इतने अच्छे मोबाइल नहीं है तो क्लाउड पे ही मॉडल को डिप्लॉय करने पड़ेगा, फिर एपीआई बनेगी, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। अब ये सारे फ्लो से गुजरते हुए आप उसकी आउटपुट जनरेट करोगे। अब इसके लिए आपको एक मॉडल चाहिए, अब आपके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है मॉडल्स का, तो अल्टीमेट मॉडल बनाना इज नॉट द बिग गेम या बिग गोल। वो बंदा मुझे लगता है आगे जाएगा जिसको दुनिया के सारे मॉडल्स का पता है, सारी प्रॉब्लम उनके अगेंस्ट कितना काम हो गया उसको पता है। अब उसका माइंड चल रहा है ना, अब इवन वो खुद अपने भी बना लेगा मॉडल, क्योंकि उसको नॉलेज है एक चीज का कि कौन कौन सी चीजें हैं, वो कैसे इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इस वाली जगह पे खेलना कोई मुश्किल नहीं है। वो हगिंग फेस के साथ स्टिक होना, रोज एक मॉडल को पढ़ना है। आप समझो कि एक साल में 365 मॉडल आप रीड कर सकते हो कि वो क्या करते हैं, किस तरह है, और 365 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, तो आपको तो काम आएगा और आप क्यों नहीं आगे बढ़ोगे। बात समझ आ रही है आपको कि हमें क्या करना है? तो अभी हम थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं। इसकी यूआई वगैरह मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, ऐसे ही है ना। अब ऐप बनाया तो कोई अच्छा सा यूआई भी बना लेते हैं। ये फ्लो बाइट करके वेबसाइट है, यहाँ पे ना अच्छी अच्छी यूआईज पड़ी हैं, उनका कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं हम। पहले इसको GSX में हैं GSX में कन्वर्ट करना पड़ेगा, HTML में है ना। कोई नहीं, वो साथ साथ कर लेंगे। HTML to GSX वो है कोई वेबसाइट है? हाँ, HTML to GSX लिखे हैं, वो वेबसाइट उसको दें, वो GSX में आगे देता है। अच्छा, HTML to GSX ठीक ये है। पहले HTML ट्रांसफॉर्म। लो जी, अब तो सारी काम आसान है, मैं तो मैनुअली कर रहा था तो ये भी हो रहा है। अच्छा, हम कोई पिक्चर इस तरह का कोई कार्ड बना लेंगे जहां हमने पिक्चर शो करनी है ना। एक हम बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला यूज कर लेते हैं जो है JSX आ गया है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे
अभी के लिए मैं इसको एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ जो हमने पहले बनाया था, और ये लगाते हैं इधर। तो लो जी, बेहतरीन कार्ड बन गया है एक ज़बरदस्त किस्म का। इसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ रही है। इसकी विड्थ कर देते हैं हम, यहाँ पे आता है ना ऐसे, बिल्कुल। नहीं विदाउट स्ट्रिंग। हाँ 100 300 पिक्सल। नहीं 300 नहीं, परसेंटेज में देनी है मुझे। जी अब ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे हमारे पास सेंटर में भी आ गया है। और अब हमने क्या करना है, ये जो पिक्चर्स है ना ये नहीं हमें चाहिए, ये ख़त्म कर देते हैं। जी ठीक हो गया। अब इसको हम इसका नाम रखते हैं अच्छा सा कुछ सोच के। क्या नाम रखें अपनी ऐप का? नेक्स्ट जेन इमेज जनरेटर। और यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूज़न वाली वेबसाइट से थोड़ा सा इसकी ले लेते हैं इंफॉर्मेशन, वो डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। ओके अब यहाँ पे एक हमें बनाना है टेक्स्ट एरिया, वो भी फ्लो बाइट पे होगा कोई टेक्स्ट एरिया भी। अच्छा ये ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको डालेंगे यहाँ पे। ज़बरदस्त काम हो गया। ये बस टेक्स्ट एरिया चाहिए मुझे ना एक्चुअली। ओके हो गया। एक अदद हमें चाहिए बटन। पहले वाला यूज़ कर लें या इसका पर्पल वाला यूज़ कर लेते हैं? ये तो मेरे ख्याल से ऐसे ही चल जाएगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। वो बस एक क्लास को क्लास नहीं। ठीक है। अब इसको मुझे ना नीचे लेके आना है यहाँ से। फ्लेक्स डैश कॉलम, डैश कॉल COL। ठीक है, इसके मार्जिन दे देते हैं इसको गैप थोड़ा। नहीं गैप। ठीक है। और इसका पर्पल की जगह पे क्या कर देना चाहिए हमें? जनरेट या जनरेट इमेज। ठीक हो गया। अब इस पे क्लिक करें तो एक लोडर भी आना चाहिए अच्छा सा, तो लोडर भी देख लेते हैं। स्पिनर बोलते हैं उसको, स्पिनर। ठीक है जी, स्पिनर भी ढूंढ लेते हैं यहाँ से कोई अच्छा सा, क्योंकि ये स्पिनर ही आ रहा है ना। तो यहाँ से ये वाला ही उठा लेते हैं और इसको JSX में कन्वर्ट कर लेते हैं। और
अच्छा ठीक हो गया काम, स्पिनर भी आ गया। अब हमें करना ये है कि हमें वो जो इमेजेस हमने जनरेट की हैं उनके लिए कार्ड चाहिए, तो हम एक कार्ड भी बना लेते हैं। यूआई पढ़ रहे हैं आज हम, सब कुछ तो यही कर रहा है यूआई करनी है हमने, ये भी वैसे यही करने लग गया अब तो। वो लोकीफाई और बिल्डर आयो वगैरह ना, वो बड़ा क्लासी है। लिया आपने उसकी सब्सक्रिप्शन? ये वाला मेरे ख्याल से कार्ड ठीक है, इसको ना थोड़ा सा नीचे से मॉडिफाई कर लेंगे। कितना तेज हो गया ज़माना है। कभी वो जब मैंने सीखा था HTML तो तब तो बड़े मतलब सारा दिन लगा के एक पेज ही बनता होता था, रिश्ता का पेज एक दिन में बनता होता था। अब तो इधर से कॉपी कर रहे हैं उधर पेस्ट कर रहे हैं, बस चला रहे हैं जल्दी हमारे जल्दी। दौर में थोड़ी आसानी दी थी बूटस्ट्रैप, पर अब ये है कि अब तो तब तो कोई बूटस्ट्रैप ही नहीं होता था जब मैंने सीखा था। वो नोट पैड होता था, नोट पैड प्लस प्लस, वो मतलब नोट पैड, पहले नोट पैड पे मैं करता था, फिर ये नोट पैड प्लस प्लस शायद किसी ने देखा हो, ये वाला। देखा। मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं होती थी, कोई चक्कर नहीं होता था इसमें, तो इसमें कोड करते होते थे हम। कितनी जल्दी चीज़ें बदल गई हैं ना। अच्छा जी, अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ठीक है। अब इमेज भी आ रही है जनरेट करके इधर। अब मल्टीपल हमें एक्चुअली इधर क्रिएट करनी चाहिए इमेजेस ना, एरे चला के। तो अच्छा, अगर हमें ऐसा करना है कि इमेज तो शो करनी ही है, एक और मॉडल भी चला सकते हैं हम इसके इस एप्लीकेशन के ऊपर कि इमेज हमारी, जैसे ये इमेज आ गई है ना अब, लेकिन ये टेक्स्ट इसके रिलेटेड नहीं है, तो एक दफ़ा इमेज जनरेट हो जब हम करें, और फिर एक और मॉडल चले जो उस इमेज के बारे में हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन बना के दे, पैराग्राफ बना के दे, थोड़ी थ्योरी बना के दे उसकी, जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। बट अभी के लिए हमें वो नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एंड से इमेज के बाद वाला मेरे ख्याल से सारा हिस्सा उड़ा सकते हैं, ये नहीं चाहिए। ये इनको असाइनमेंट दे दी ना, एक और मॉडल बना, एक और मॉडल लगा के उसको फिर करना है। इसकी थोड़ी मुझे विड्थ ज़्यादा ही लग रही है वैसे पिक्चर की। सही, अब सही है। अब ये जो है ना, इसका चक्कर है कि हमें अगर एक से ज़्यादा अगर करें तो फिर कैसे आएगा ये यहाँ पे। नहीं, ये तो गलत आ रहा है। नहीं वो हम वहाँ पर भी एक फंक्शन रिटर्न क्या कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे CSS को पहले सेट करना है ना, इसको कॉलम वाइज नहीं करना, इसको रो वाइज करना है। बट उसके अंदर रो वाइज कर लेते हैं ना, वो एक अलग डिप बनेगा। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर यहाँ हम फ्लेक्स बॉक्स लगाए, फ्लेक्स, बस फ्लेक्स करने रो ही रहेगा। ठीक है, गैप देना है, ठीक है। तो अब जितनी भी इमेजेस आई बनाते जाएंगे वो इसके अंदर हमारे पास आती जाएं। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, और वो ये है कि हम URLs इमेजेस, सेट इमेजेस, और उसकी बना लेते हैं एक एरे, और उसके अंदर फिर हम
हर एरे पे एक एक स्ट्रिंग उसमें डालते जाएंगे। तो जिधर हमने स्टेट सेट की है ना यूआरएल की, उधर एक्चुअली हम करेंगे स्टेट फिर सेट पुरानी सारी इमेजेस को कंटेन रखो और रिजल्ट को ऐड कर दो। रिजल्ट को ऐड कर दो एंड पे, ठीक है। यूआरएल अगर सेट करना है तो मर्जी है हमारी, नहीं करना तो फिर भी चलेगा। और एंड पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ें हैं ना इस पर लूप करना है, ये सारी ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे आएंगे और इमेजेस ठीक है। तो अभी कोई नहीं शो होनी चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं आ रही। और यहाँ पे ये जो लोडर है ये ऑलवेज नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम एक और स्टेट बनाएंगे, यूज स्टेट स्निपेट, और उसमें रखेंगे लोडर और उसको रखेंगे सेट लोडर यूज स्टेट, और ये रहेगी ऐसे ओपन। तो अब इस सेट लोडर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली नहीं ये फॉल्स आएगी, और जैसे ही रिक्वेस्ट करनी हम शुरू करेंगे सेट लोडर को कर देंगे ट्रू, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा फाइनली में सेट लोडर को कर देंगे फॉल्स। और ये जो स्पिनर हमारा चल रहा है ये वाला, इसको कहेंगे कि अगर लोडर है तो ये वाली यूआई चलाओ, अदरवाइज हाँ चलाओ। ठीक है। और अब लोडर नहीं आ रहा, जब वो चलेगा तो लोडर आ जाएगा, जनरेट करेंगे हम। तो अब जो हमारा इनपुट था और ऑन क्लिक हमने लगाना है, यहाँ पे हमने एक बटन बनाया था, वो किधर बनाया है, ये इसके ऊपर सिंपली हमने लगाना है ऑन क्लिक, और इसके ऊपर हमें लगाना है ऑन चेंज ई मिलेगा, और सेट टेक्स्ट इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। तो इधर एक इन्होंने भी दिया हुआ था वहाँ पे ना प्रॉम्प्ट, वही यूज़ कर लेते हैं। अब इतना दिमाग कौन लगाए। ज़बरदस्त हो गया। तो इसका हम अब एक और करें, सिटिंग किधर सेट कराएं इसको, हैं ग्लेशियर पे। हाँ सिटिंग ऑन अ हॉर्स, माउंट एवरेस्ट स्टार्ट कर। मैन उसको क्या बोलते हैं, क्लिम करना, उसको क्या बोलते हैं जो पहाड़ पे चलते हैं, हाइकिंग ऐसे होते हैं ना वो, ऑन माउंटेन फुल ऑफ स्नो।
ऐसे हाइकिंग माउंटेन पे ही होती है नॉर्मली। जब बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहा है मैं, और इतने फास्ट दे रहा है, मैं हैरान हूँ। मतलब इतना मुझे लग रहा है ये जनरेट नहीं कर रहा, ये कि कोई डाटा सेट बनाया हुआ पीछे से वहां से निकाल के दिया जा रहा है। नहीं, अब इसको कर रहे हैं ना, इसी मैन को कर दो, रियलिस्टिक कर दो थोड़ा सा, देखते हैं रियलिस्टिक में क्या करता है, और बाद में कार्टून में कर देना। लेकिन ये मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे हम स्लाइडर भी चला सकते हैं और जनरेट कर करके दिखा सकते हैं। फिर एक इमेज पे क्लिक करके इमेज को फुल साइज पे अगर डिस्प्ले करना है ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी मोर फीचर डाल सकते हैं। लेकिन एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऐप बना ली है जो जिसको हम टेक्स्ट देते हैं वो इमेजेस बनाती है। तो अब हमने और बनानी है इस तरह की, हम टेक्स्ट दें वीडियो बने, हम टेक्स्ट दें ऑडियो बने, हम टेक्स्ट दें, मतलब डिफरेंट चीज़ें हों। सही है, तो इस पे हम लर्न करेंगे ना। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी अब तक। AI पावर्ड एप्लीकेशंस बना लेंगे। जिस तरह इसकी API लगाई, अगर मैं कहूँ कि आपको ChatGPT की API लगानी है तो हम उसकी API की डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेंगे कहीं से और उसको इसी तरह ही लगा देंगे, उसको टेक्स्ट दे देंगे, उसकी आउटपुट आ जाएगी, डिस्प्ले कर लेंगे। जेमिनी की लगानी है, सेम ही है। तो जो API इंटीग्रेशन वाला हमने सीख लिया था ना कि ऑलरेडी अगर API बनी हो तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब API कोई सिंपल API REST API है, कोई AI की API है, कोई ब्लॉकचेन की API है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम उसको इजीली लगा सकते हैं। सही है, तो अभी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलें जी।